हेलो फ्रेंड्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम स्टार्ट करने वाले हैं। आपका 9th स्टैंडर्ड का साइंस का जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का 4th चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ये 4th चैप्टर इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर यही है। अगर आपको एटम का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे एटम बनता है, एटम में कौन कौन से पार्टिकल्स है, सभी का बिहेवियर क्या है, सभी की पोजीशन कहाँ पे है और कैसे अरेंज होते हैं, अगर ये सारा नॉलेज आपके पास है तो फिर केमिस्ट्री में इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ साथ ये फिज़िक्स में भी उतना ही यूज़फुल रहेगा। आप एक तरह से बोल सकते हो कि केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स जो साइंस की 2 ब्रांच है, उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो यहीं पे आपको मिलेगा, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ठीक है, तो सबसे पहले एटम क्या है वो समझते हैं। एटम्स आर दी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ठीक है, जैसे आप बोलो कि मुझे घर बनाना है तो घर के लिए सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा होता है? ब्रिक्स। ओके ना, तो हम क्या करते हैं, ब्रिक्स को अरेंज करते जाते हैं, उनको जॉइंट करते जाते हैं और जॉइंट करने से पूरी दीवार बनाते हैं, फिर दीवारों को जॉइंट करके हम पूरा घर बना लेते हैं। सेम वैसे ही छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके क्या बनाते हैं? एटम। फिर वो एटम्स जुड़ के क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। जुड़ के क्या बनाएंगे? तो क्रिस्टल्स, और क्रिस्टल्स जुड़ के क्या बनाएंगे? पूरी एक कंटिन्यूअस मैटर। ओके, तो मैटर कैसे बनती है वो हमें पता है, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं? एटम से। एटम कैसे बने हुए हैं? तो और ज़्यादा फंडामेंटल पार्टिकल्स से। क्लियर? तो वो सब हम यहाँ पे ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग देम। अलग अलग टाइप के एटम अंदर है, इसलिए मैटर है उसके भी हमें बहुत सारे टाइप्स देखने को मिलते हैं। एटम्स अलग अलग हो सकते हैं, बट एटम जिस पार्टिकल से बने हुए हैं, वो जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो हमें सभी जगह पे सेम मिलेंगे। सिर्फ चेंज क्या होगा? नंबर ऑफ दैट पार्टिकल्स इन एवरी एटम में चेंज। ओके, एटम ऑफ एनी मैटर इज मेड अप ऑफ मोर फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब कौन कौन से पार्टिकल्स वो यहाँ पे लिस्ट इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि हम यहाँ पे एक पूरी स्टोरी पढ़ रहे हैं। स्टोरी मतलब एटम कैसे इन्वेंट हुए, उसके अंदर क्या क्या है, कौन कौन से पार्टिकल्स है, वो कैसे कैसे हमने डिस्क्राइब किए, मतलब इन्वेंट किए, उसका एक पूरी स्टोरी यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, इसलिए नाम नहीं दिया। अदरवाइज़ आप इतना ध्यान में रखो कि एटम है वो 3 पार्टिकल से बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन है उसके पास कोई चार्ज नहीं है। क्लियर? ये 3 चीज़ से पूरा एटम बनता है। अब ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं एटम कैसे बनता है। तो आपके माइंड में एक फ़ोटो रहेगी एटम की, तो आप अच्छे से इमेजिन कर पाओगे। सपोज़ मुझे हीलियम बनाना है, तो हीलियम के अंदर ये 2 प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में। ठीक है, साथ में 2 न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो ये न्यूट्रॉन भी डाल दिए, और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बन गया हीलियम। ओके, आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर पे दिख रहा होगा He। ओके, ये हीलियम बना। अगर मैं एक प्रोटॉन बढ़ा दूँ, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूँ, ये बन गया लिथियम। ओके, और एक प्रोटॉन बढ़ा दूँ और एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रॉन भी बढ़ा देता हूँ, ये क्या बन गया? बेरिलियम। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ कि हर एक मैटर में जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो तो यही 3 है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, बट नंबर ऑफ दैट पार्टिकल्स डिफरेंट होने की वजह से हमें बहुत सारी मैटर्स अलग अलग फॉर्म में मिलती है। क्लियर? जैसे कि मुझे सिर्फ हाइड्रोजन बनाना था, तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, तो ये एक प्रोटॉन हो गया और ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, बस ये बन गया हाइड्रोजन। देखो राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आपको बॉक्स में आपको H दिख रहा होगा। क्लियर? तो ऐसे बनता है एटम। जो ये सेंटर में है उसको बोला जाता है न्यूक्लियस। सपोज मुझे ऑक्सीजन बनाना है,
तो मेरे पास 8 प्रोटॉन होने चाहिए। आप 8 स्टैंडर्ड में उतना तो पढ़े ही हो। ये 8 प्रोटॉन हो गए, थोड़े से हम न्यूट्रॉन डाल देते हैं, ठीक है। 8 हमने न्यूट्रॉन डाल दिए। इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ 2 ही होते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में 8 हो सकते हैं मैक्सिमम। ओके, बट यहाँ पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 फर्स्ट ऑर्बिट में और 6 इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में। वैसे बनता है हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं बाद में। अगर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर समझ में ना आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप बोहर्स एटॉमिक मॉडल में ये कैसे अरेंज होते हैं ये सब डिटेल में पढ़ने वाले हो। ये चैप्टर ही पूरा इसीलिए है कि आप ये स्ट्रक्चर समझ पाओ। क्लियर? तो माइंड में इतना याद रखना कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो 2 पार्टिकल है वो सेंटर में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि हमारा सन है वो एक सेंटर में है और बाकी सारे प्लैनेट्स उसके आसपास घूमते रहते हैं। सेम वे न्यूक्लियस है वो एक सेंटर में फोकस्ड है और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो घूमते रहते हैं। और न्यूक्लियस मतलब सेंटर ऑफ एटम, उसके अंदर क्या रहेगा? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्लियर इतना? ओके, अभी देखो पूरी हिस्ट्री है कि हमने कैसे चार्ज फाइंड किया, कैसे पता चला कि चार्ज होता है। देखो, तो चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैटर लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटीज़ आप घर पे भी कर सकते हो, ठीक है। एक्टिविटी 4.1, कॉम्ब ड्राई हेयर। आपके जो सूखे बाल है उसके ऊपर कॉम्ब घुमाओ। डज द कॉम्ब देन अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ पेपर। फिर आपके पास जो वो कॉम्ब है, ठीक है, उसको फिर कोई एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा है उसके आसपास लेके जाओ। पहले आपके बाल में घुमाओ, फिर एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा है उसके आसपास लेके जाओ। ये अगर उड़ के यहाँ पे अट्रैक्ट होके चिपक गया तो समझो कि कॉम्ब के पास कुछ तो ऐसा था कि जिसकी वजह से ये फोर्स लगा विदाउट एनी कांटेक्ट। तो वो जो था वो क्या था? चार्ज। अब ये चार्ज आया कहाँ से? तो आपने कॉम्ब मतलब प्लास्टिक को अपने बालों के साथ रब किया तब क्या हुआ कि अंदर इलेक्ट्रॉन जो मैंने बताया था ना गोल गोल घूम रहे हैं, उसको एनर्जी मिली, फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी मिली, और वो वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफ़र हुए। अब ट्रांसफ़र होते हैं तो क्या होता है? चार्ज जनरेट होता है, और चार्ज जनरेट हुआ तो क्या हुआ? तो उन्होंने ये पेपर के छोटे से पीस को अपने ओर अट्रैक्ट कर लिया। क्लियर? सेम ऐसा आप दूसरी एक्टिविटी भी कर सकते हो। रब अ ग्लास रोड विथ अ सिल्क क्लॉथ। ओके, ग्लास रोड है उसको सिल्क के किसी कपड़े के साथ आपको रब करना है। एंड ब्रिंग द रोड नियर एन इन्फ्लेटेड बलून। बलून के आसपास लेके आओ जो रबर से बना हुआ होता है, ठीक है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। तब यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों जो एक्टिविटी है उससे हमें क्या पता चलता है कि कोई ना कोई ऐसी इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से ये विदाउट कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है, और वो इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट। ओके, तो हमने 2 एग्जांपल देखे, एक ड्राई हेयर में कॉम्ब को रब करना और दूसरा ग्लास रोड को सिल्क के क्लॉथ के साथ रब करना, ठीक है। दोनों में चार्ज जनरेट होता था। हम एक थर्ड केस है वो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ये भी आपने शायद कहीं ना कहीं महसूस किया होगा। ये यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे वो जॉन भाई है। अब जॉन भाई है वो अपने पैर ऐसे ऐसे घिस रहे हैं, ठीक है। देखो, नेगेटिव पार्टिकल्स ऊपर आए बॉडी में क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी मिली। क्लियर? हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम कभी मॉल में या ऐसे कहीं घूमने जाते हैं तो चलते हैं तो हमारे पैर रब होते रहते हैं और फ्रिक्शन की वजह से हमारे अंदर थोड़ा बहुत चार्ज आ जाता है, ठीक है। फिर हम किसी सरफेस को टच करने जाते हैं तब हमें शॉक लगता है। देखो ऐसे ही, ठीक है ना। तो ये इफ़ेक्ट भी इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट है, ठीक है।
तो ये मोस्टली सब ने फील की हुई है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे छोटे मोटे शौक लगते हैं, जैसे कि आप नल खोलने जाओ और आपको ज़रा सा शौक लगा, ठीक है, या फिर आप चेयर के ऊपर बैठे हो, ठीक है ना, चेयर के ऊपर बैठे हो और कोई आपको आके टच करे तो भी शायद कभी कभी चार्ज है वो वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफ़र होता है, तब ये शौक लगता है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि बॉडी के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब वो चार्ज पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, कौन से बिहेवियर वाले हैं, वो हमें यहाँ पे पता नहीं है। फिर धीरे धीरे साइंस आगे बढ़ा। देखो, फ्रॉम दिस एक्टिविटीज़ कैन वी कंक्लूड दैट ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज? यस। वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम? ये चार्ज आया कहाँ से? तो हम बोल सकते हैं कि एटम के अंदर जो पार्टिकल्स थे, चार्ज पार्टिकल्स, वो एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में गए, इसीलिए चार्ज जनरेट हुआ। दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट एन एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। पहले हम ये मानते थे कि एटम है वो इनडिविजिबल है, मतलब उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। फिर अभी हमने देखा एटम है वो मोर फंडामेंटल पार्टिकल्स से बना हुआ है। कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ऐसे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, हमने देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है इलेक्ट्रॉन्स। ब्रैकेट में क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि उस वक्त नाम नहीं दिया गया था कि इनको हम इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वेर आइडेंटिफाइड बाय जे थॉमसन। सबसे पहले चार्ज पार्टिकल आइडेंटिफाई करने वाले थे जे थॉमसन, क्लियर। और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला गया था इसके लिए, ठीक है। द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स वर आइडेंटिफाइड बाय जे थॉमसन। ओके, इलेक्ट्रॉन इन्वेंट हुए उसके बाद साइंस में काफ़ी सारी प्रोग्रेस हो चुकी है, वो हमें भी पता है। अभी आप जो पढ़ रहे हो, ओके, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे या तो कोई भी स्क्रीन पे, ठीक है ना, तो वहाँ तक हम पहुँचे क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रॉन इन्वेंट हुए, उसके बाद प्रोटॉन्स इन्वेंट हुए, उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन के मोशन को स्टडी किया, इलेक्ट्रॉन की मोशन को स्टडी किया, इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी किया, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट को स्टडी किया। वैसे हम आगे बढ़ते गए और टेक्नोलॉजी में हम काफ़ी प्रोग्रेस कर चुके हैं और अभी भी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी यहाँ से स्टार्ट करके केमिस्ट्री, फिज़िक्स और साइंस की कई ब्रांच में ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। ओके, अब देखते हैं ई गोल्डस्टेन। अब इलेक्ट्रॉन तो इन्वेंट हो चुके हैं। ई गोल्डस्टेन इन 1886 डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशंस इन गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड देम कैनाल रेज। समझो, हाँ, इलेक्ट्रॉन इन्वेंट हुए उससे पहले की बात है। गोल्डस्टेन नाम के साइंटिस्ट ने 1886 में, ओके, क्या डिस्कवर किया था? प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशंस इन गैस डिस्चार्ज। गैस के अंदर डिस्चार्ज करा के एक नए रेडिएशन आइडेंटिफाई किए थे, जिसको नाम दिया गया था कैनाल रेज। बाद में पता चला these rays were positively charged radiations which ultimately led to the discovery of another subatomic particle called proton। मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इन्वेंट हुए उससे पहले ये कैनाल रेज तो इन्वेंट हो चुके थे, बट ये कैनाल रेज क्या है वो कब समझ में आया? जब इलेक्ट्रॉन इन्वेंट हुए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, तो कैनाल रेज में जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मिले थे वो भी एटम का ही एक हिस्सा होना चाहिए, क्लियर। तो दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन। तो यहाँ से दूसरा एक पार्टिकल हमें मिल चुका, कौन सा? प्रोटॉन। अब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई हो चुके थे, न्यूट्रॉन को आइडेंटिफाई करना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन के पास चार्ज था पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज था नेगेटिव, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं था। मतलब कि प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स लग सकता था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स लग सकता था, तो ये इजीली आइडेंटिफाई हो चुके। बट न्यूट्रॉन है
उसके ऊपर किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं लगता, इसीलिए ये ज़्यादा टाइम तक छुपे हुए रहे। फिर चैडविक ने न्यूट्रॉन आइडेंटिफाई किए। ओके, अब यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अब ये तो पता चल गया कि प्रोटॉन है एटम के अंदर और इलेक्ट्रॉन है, बट वो अरेंज कैसे हुए हैं। ठीक है, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी है, बट कितने अमाउंट में है और अरेंज कैसे हुए हैं। जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर देखा है ना, सेंटर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे और राउंड राउंड घूम रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, बट वो तो हमें अभी पता है, उस टाइम पे ये सब कुछ पता नहीं था। तो देखो, फॉर एक्सप्लेनिंग अरेंजमेंट ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विद इन एन एटम मैनी साइंटिस्ट प्रपोज्ड वेरियस एटॉमिक मॉडल्स। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग एटॉमिक मॉडल सामने रखे। सबसे पहले एटॉमिक मॉडल रखा जे थॉमसन ने, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन इन्वेंट किए थे। ठीक है, उसके बाद रदरफोर्ड, उसके बाद बोहर, ऐसे कई साइंटिस्ट ने अपने अपने मॉडल रखे। ठीक है, हर एक मॉडल को आप यहाँ पे पढ़ोगे डिटेल में। ओके, तो आज हमें एक ही मॉडल पढ़ना है, जे थॉमसन्स मॉडल। ओके, उसके बाद सेकंड लेक्चर में आप पढ़ोगे रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट और उनका भी एक मॉडल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जे थॉमसन वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अब सोचो, एटम दिखता ही नहीं था उस टाइम पे, तब उन्होंने एक मॉडल दिया था कि एटम है, कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को इमेजिन कर रहे हो तो वो गलत भी हो सकती है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि एलियन कैसे दिखते हैं, तो अब किसी ने देखा ही नहीं है, तो हर एक पर्सन अपने अपने माइंड में एलियन की तस्वीर अलग अलग बनाएगा, तो बहुत सारे लोगों की वो जो तस्वीर है वो गलत ही होने वाली है। सेम वे यहाँ पे एटम दिखते ही नहीं है, तो हर एक ने अपने अपने हिसाब से स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए, एटम कैसे स्टेबल रहता है वो एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग मॉडल रखे। हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत सही हो और थोड़ा बहुत गलत भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था वो देखते हैं। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। Thomson proposed the model of an atom to be similar to that of a Christmas pudding. Okay? तो क्रिसमस पुडिंग क्या है वो यहाँ पे देख लेते। देखो, क्रिसमस पुडिंग एक स्वीट डिश है। जब क्रिसमस के टाइम पे जब डिनर अरेंज करते हैं मोस्टली यूके जैसे कंट्री में, तब ये रखा जाता है खाने में। ठीक है, तो ये एक टाइप की स्वीट डिश है जिसमें आप देख सकते हो कि अंदर अलग अलग पोजीशन पे ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, तो सेम वैसा मॉडल, मतलब ये नहीं बोल सकते क्रिसमस पुडिंग जैसे कलर का ये सब, बट अरेंजमेंट कुछ ऐसा था। देखो यहाँ पे, थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ अ क्रिसमस पुडिंग। द इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज वेर लाइक करंट्स, मतलब ड्राई फ्रूट्स इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग। वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ वाटरमेलन। देखो, ये हम सब ने देखा हुआ है वाटरमेलन। तो वाटरमेलन आपने देखा हुआ है, तो जो रेड पार्ट होता है वो उन्होंने बोला कि पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है। ओके, और जो अंदर सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के, ओके, वो बोला गया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। देखो यहाँ पे, वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ, वी कैन also think of a watermelon. The positive charge in the atom is spread all over like the red edible part of the watermelon. Okay, while the electrons are studs, while the electrons are studded, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है तो हम करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगा स्टडेड। इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर लाइक द सीड्स इन द वाटरमेलन। ओके, मतलब क्या, देखो डायग्राम कैसा बनेगा इसका, कि अब ये ड्राइंग देखना, मेरा ये सर्कल कैसे बनता है एकदम परफेक्ट। देखो, और ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है।
मतलब समझना, ये जो स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। तो यहाँ पे ये क्लियर। और अंदर जो सीड्स होते हैं वाटरमेलन में, उसी तरह अलग अलग जगह पे फैला हुआ है नेगेटिव चार्ज। अब उनको ये पता था कि एटम को स्टेबल रखने के लिए जितने अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए उतने ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए। क्लियर। तो ये बात उन्होंने रख दी अपने ये मॉडल में। देखो कैसे थॉमसन प्रपोज्ड दैट, उन्होंने कौन कौन से 2 स्टेटमेंट दिए, खास याद रखना है एग्जाम के लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर। अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, आपको खास याद रखना है। और सेकंड स्टेटमेंट देखो, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इक्वल होते हैं तभी दोनों एक दूसरे की इफेक्ट कैंसल करते हैं। सपोज 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, तो टोटल चार्ज हो जाएगा 0, क्योंकि 10 बार नेगेटिव आया 10 बार पॉजिटिव आया, और दोनों का चार्ज टोटल 0 हो गया तो कोई इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जनरेट नहीं करते। इसीलिए हम हर एक सरफेस को टच करते हैं तब शॉक नहीं लगता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मटेरियल हमने जितने देखे वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि हर एक चीज़ बनी हुई है एटम से, और एटम में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेम अमाउंट में है। ओके, सो द एटम इज अ होल एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ओके, और एटम अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ना रहे, सपोज 1-2 इलेक्ट्रॉन बाहर भाग गए, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ना रहे तो उसको एटम नहीं बोला जाता, फिर बोला जाता है आयन। ओके, तब हम उसको एटम नहीं बोलते, तब क्या बोलते हैं? आयन। ओके, वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। तो ये 2 स्टेटमेंट आपको याद रखने, कौन कौन से, फिर से रिपीट करता हूँ। फर्स्ट, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। ओके, मतलब पहला है वो स्ट्रक्चर के लिए, दूसरा है वो स्टेबिलिटी के लिए। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो दैट द एटम एज अ होल इज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, ऑल्दो थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन्ड दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। थॉमसन के मॉडल ने इतना तो एक्सप्लेन कर दिया कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, फिर भी देखो द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल। मतलब बाकी के साइंटिस्ट ने जो रिजल्ट देखे थे अपने एक्सपेरिमेंट में, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया नहीं है। मतलब कुछ ऐसी प्रोसेस जिसको एक्सप्लेन करने में ये मॉडल है वो फेल हुआ। अब मॉडल चाहे फेल हुआ, बट हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन तो इन्वेंट कर लिए, अब वहीं से तो पूरा साइंस आगे बढ़ा। ठीक है, तो ये मॉडल है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने अदर मॉडल्स, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये मॉडल पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं था। क्लियर। ओके, तो यहाँ तक का पार्ट आपको याद रखना है। और एक चीज़ और, आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ कि आपको करना क्या है। तो आपको एक तो एटॉमिक नंबर समझना, एटॉमिक नंबर, और उस हिसाब से कौन सा एटम बनता है। ओके, तो नेम ऑफ एटम आएगा। आपकी टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है, पूरा एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है, उस हिसाब से यहाँ पे आपको याद रखना है नेम ऑफ एलिमेंट, और उसका सिंबल अपनी नोट में ये पूरा बना लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं 1 लिखूँ तो नेम ऑफ एलिमेंट क्या आएगा? हाइड्रोजन। ओके, और उसका सिंबल क्या रहेगा? कैपिटल
H। वैसे एटॉमिक नंबर अगर मैं 2 लिखूँ तो क्या आएगा? हीलियम। तो हीलियम का सिंबल क्या रहेगा? He। पूरा नाम लिखूँ तो ऐसे आएगा हीलियम। ओके, थर्ड नंबर पे है लिथियम। ओके, और शॉर्ट फॉर्म आएगा Li। फोर्थ बेरिलियम। शॉर्ट फॉर्म में आएगा Be। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे बोरॉन, क्या आएगा? सिंबल है B। सिक्स नंबर पे कार्बन, कार्बन का सिंबल क्या है? C। सेवन नंबर पे नाइट्रोजन, उसका सिंबल क्या है? N। फिर 8 नंबर पे ऑक्सीजन, हमने पहले रखा था ना 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए एटॉमिक नंबर 8 है। ओके, 8 नंबर पे ऑक्सीजन आएगा, उसका सिंबल रहेगा O। ओके, 9 नंबर पे आएगा फ्लोरीन, सिंबल है कैपिटल F। 10 नंबर पे नियॉन, नियॉन का सिंबल रहेगा Ne। 11 नंबर पे सोडियम, सोडियम का सिंबल रहेगा Na। N कैपिटल रखना है और A स्मॉल, याद रखना फर्स्ट लेटर ही कैपिटल रखना है। 12 नंबर पे आएगा मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का सिंबल है Mg। 13 पे आएगा एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का सिंबल है Al। 14 पे सिलिकॉन, जितनी भी चिप आप देखते हो सेमीकंडक्टर, ओके, इलेक्ट्रिकल वो सर्किट आती है ना, कोई भी सपोज कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर की सर्किट जिस पे बनी हुई होती है वो बेस है सिलिकॉन। फॉस्फोरस, 15 नंबर पे आएगा फॉस्फोरस। सिंबल रहेगा P। 16 पर सल्फर आएगा, 16 पे सल्फर, सल्फर का सिंबल S। 17 पे आएगा क्लोरीन, सिंबल रहेगा Cl। 18 पे आएगा आर्गन, और उसका सिंबल रहेगा Ar। ओके, 19 पे आएगा पोटेशियम, सिंबल रहेगा K, और 20 पे आएगा कैल्शियम, और सिंबल आएगा Ca। ओके, तो इतने 20 है, 20 आपको याद रखने हैं। ओके, नाम नंबर के साथ साथ याद रखना है। ओके, तो कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ओके, सिंबल के साथ आपको याद रखने हैं। तो ये टेबल आपको नोट डाउन कर लेना है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ठीक है ना, ये पूरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, देखो, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 1 to 20 तक कंपलसरी याद होने चाहिए एटॉमिक नंबर के साथ। अगर मैं बोलूँ सोडियम का एटॉमिक नंबर तुरंत आना चाहिए 11। अगर मैं बोलूँ 17 नंबर पे क्या है तो आपको बोलना पड़ेगा क्लोरीन। ठीक है, ऐसा एक परफेक्ट याद रख लो। ऐसा हो तो 3-4 बार लिख के प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम
रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट है और रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, वहाँ से ये चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।